स्थान भोपाल मध्य प्रदेश। तारीख 12 मार्च 2018। भोपाल के पॉश इलाके अरेरा कॉलोनी में 12 मार्च 2018 की एक ठंडी रात थी। घड़ी में रात के 11 बज चुके थे और पूरा मोहल्ला लगभग सो चुका था। तभी अचानक 112 नंबर पर एक कॉल आती है। कॉलर घबराई हुई आवाज़ में कहता है, यहाँ किसी का मर्डर हो गया है, जल्दी आइए। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है। जिस घर से कॉल आया था वहां अंदर का दृश्य देख पुलिस भी सन्न रह जाती है। लिविंग रूम में एक व्यक्ति का लाश पड़ी हुई थी। उसकी गर्दन पर गहरा कट था और चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। मरने वाले की पहचान अभिषेक शर्मा के रूप में होती है, जो एक नामी बिल्डर था। घर की हालात देखकर साफ था कि यह कोई साधारण डकैती नहीं थी। घर की हर चीज़ अपनी जगह पर थी और दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। पुलिस को पहली नज़र में यह मर्डर किसी करीबी के द्वारा किए जाने का शक हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था तो कातिल अंदर कैसे आया और बाहर कैसे निकला। पुलिस ने कॉलर को ट्रेस करने की कोशिश की। फ़ोन की लोकेशन उसी घर के पास की मिली, लेकिन वहां कोई नहीं था। कॉलर ने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। जांच शुरू करने पर पुलिस को पता चलता है कि अभिषेक की पत्नी पायल शर्मा और 8 साल का बेटा आरव भी घर में मौजूद थे। पायल ने पुलिस को बताया, मैं और आरव ऊपर वाले कमरे में सो रहे थे। हमें नहीं पता कि नीचे क्या हुआ। जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि अभिषेक नीचे पड़ा है। पुलिस को घर के गार्ड मनोहर सिंह से कुछ अहम जानकारी मिलती है। मनोहर ने बताया, रात करीब 10:30 बजे मैंने अभिषेक सर को किसी से बहस करते हुए सुना था। वह आदमी बार बार चिल्ला रहा था, तुम्हें इस बार माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। गार्ड की बात से शक गहराने लगा। पुलिस को अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मर्डर की वजह क्या हो सकती है। पुलिस जब पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पास के घर में रहने वाली मिस्टर और मिसेज मेहता एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। मिसेज मेहता ने कहा, रात करीब 11 बजे मैंने खिड़की से देखा कि एक आदमी दीवार फांदकर अभिषेक के घर से बाहर निकल रहा था। वह लंबा चौड़ा और काले कपड़े पहने हुए था। मैंने उसके चेहरे पर मास्क देखा। अब तक पुलिस के पास 3 अहम सवाल थे। पहला, वह आदमी कौन था जो अभिषेक के घर से भागा। दूसरा, गार्ड ने जो आवाज़ें सुनी वह किसकी थी। तीसरा, फ़ोन कॉल किसने किया और क्यों। जांच में आगे क्या पता चलेगा। क्या अभिषेक की पत्नी और गार्ड सच बोल रहे हैं। क्या पड़ोसी की गवाही सही है या कहीं ये पूरी घटना कुछ और ही इशारा कर रही है। बने रहिए हमारे साथ कहानी में आगे। रात के खौफनाक मंजर के बाद भोपाल पुलिस ने अगले दिन तफ्तीश को और गहराई से शुरू किया। अभिषेक शर्मा का मोबाइल फ़ोन उनके पास से बरामद हो चुका था। फ़ोन अनलॉक होते ही पुलिस को कुछ संदिग्ध चैट और कॉल रिकॉर्ड्स मिले जो इस मर्डर केस का रुख पूरी तरह बदल सकते थे। अभिषेक के व्हाट्सएप पर आखिरी चैट एक नाम राहुल वर्मा के साथ थी। राहुल अभिषेक का पुराना बिजनेस पार्टनर था। चैट में साफ तौर पर दोनों के बीच किसी डील को लेकर झगड़ा हुआ था। अगर तुमने मेरी ज़मीन नहीं लौटाई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, यह राहुल का आखिरी मैसेज था। पुलिस ने तुरंत राहुल को ट्रेस किया और उसे पूछताछ के लिए बुलाया। राहुल ने कहा, हाँ मैंने ये मैसेज किया था, लेकिन मैं किसी मर्डर में शामिल नहीं हूँ। वह ज़मीन का विवाद हमारे बीच चल रहा था, लेकिन मैं उस रात दिल्ली में था। राहुल ने दिल्ली के अपने होटल का सबूत भी पेश किया। उधर मिसेज मेहता, जिन्हें रात को किसी आदमी को घर से बाहर निकलते देखा था, उनके बयान पर भी पुलिस को संदेह हुआ। जब पुलिस ने उनसे दोबारा पूछा, क्या आप उस आदमी का चेहरा या कोई खास पहचान बता सकती है, मिसेज मेहता घबरा गई और बोली, नहीं, मैं ज़्यादा साफ नहीं देख पाई, बस उसने काले कपड़े पहने थे। पुलिस ने अरेरा कॉलोनी के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। रात 10:45 पर
एक फुटेज में अभिषेक के घर के पास एक सफ़ेद कार खड़ी दिखाई दी। उस कार से एक आदमी बाहर निकला और सीधे घर की तरफ गया। रात 11:20 पर वही आदमी भागते हुए वापस कार में बैठा और गाड़ी तेजी से चली गई। पुलिस ने कार का नंबर ट्रेस किया। वह कार मोहित चौहान नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अब सवाल उठता है कि आखिरकार मोहित चौहान कौन है। पुलिस ने जब मोहित चौहान के बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि वह अभिषेक के एक और पुराने कर्मचारी रह चुके थे। कुछ महीने पहले अभिषेक ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था क्योंकि मोहित पर पैसे गबन करने का आरोप था। जब पुलिस मोहित के घर पहुंची तो वह घर से गायब था। उसके पड़ोसियों ने बताया कि वह रातों रात कहीं भाग गया है। इसी बीच अभिषेक की पत्नी पायल शर्मा का बयान भी बदलने लगा। जब पुलिस ने उससे पूछा, रात को कोई आवाज़ या हलचल नहीं सुनी? पायल ने कहा, असल में मैंने नीचे कुछ आवाज़ें सुनी थी, लेकिन मैं डर गई थी, इसीलिए मैं कमरे से बाहर नहीं गई। यह बयान पुलिस को और उलझा देता है। पायल पहले कह चुकी थी कि उसे कुछ भी पता नहीं चला। अभिषेक के फ़ोन की कॉल हिस्ट्री में पुलिस को एक और नंबर मिला जिस पर रात 9:30 बजे कॉल की गई थी। यह नंबर मीनल अग्रवाल नाम की एक महिला का था। मीनल अभिषेक की करीबी दोस्त थी। जब पुलिस ने मीनल से पूछताछ की तो उन्होंने कहा, अभिषेक ने मुझे बताया था कि उसे अपनी जान का खतरा है। वह कह रहा था कि कोई मुझे ख़त्म करना चाहता है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो पायल से पूछना। अभिषेक ने अपनी पत्नी पायल का नाम क्यों लिया? क्या पायल इस हत्या में शामिल है या अभिषेक का शक बेवजह था? मोहित चौहान आखिर कहां गायब है और क्या वह असली कातिल है? जानने के लिए बने रहिए कहानी में आगे हमारे साथ। अभिषेक शर्मा की हत्या की जांच एक पेचीदा मोड़ पर आ चुकी थी। हर गवाही और हर सुराग एक नई दिशा दिखा रहा था, लेकिन अब पुलिस को एक ऐसा सबूत मिला जिसने पूरे मामले को एक नई रोशनी में ला दिया। अभिषेक की घर की तलाशी लेते समय पुलिस को उनकी बेडरूम की तिजोरी से एक छोटी सी चाबी मिली। यह चाबी किसी लॉकर की लग रही थी। तिजोरी में एक कागज़ पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो यह चाबी मेरी सबसे बड़ी हिफाजत करेगी। चाबी के साथ एक बैंक का नाम भी लिखा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, AMP नगर शाखा। पुलिस ने तुरंत उस लॉकर को खुलवाया। लॉकर में कुछ दस्तावेज और एक पेन ड्राइव मिली। दस्तावेज एक विवादित प्रॉपर्टी डील से जुड़े थे जिसमें अभिषेक और राहुल वर्मा का नाम था, लेकिन असली चौंकाने वाली चीज़ पेन ड्राइव में थी। पेन ड्राइव में एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में अभिषेक खुद बोल रहे थे, अगर यह वीडियो कोई देख रहा है तो इसका मतलब है कि मुझे मार दिया गया है। मेरी हत्या के पीछे सिर्फ 2 लोगों का हाथ हो सकता है, पायल और मोहित। यह वीडियो पुलिस के लिए बड़ा सबूत था। पायल ने अभी तक अपनी किसी भी गवाही में मोहित का जिक्र नहीं किया था। अब सवाल था, क्या पायल और मोहित के बीच कोई संबंध था? क्या दोनों ने मिलकर अभिषेक की हत्या की योजना बनाई? पुलिस ने पायल से दोबारा पूछताछ की। इस बार पायल का चेहरा उतर गया। पहले वह चुप रही, लेकिन जब पुलिस ने वीडियो दिखाया तो उसने कहा, यह सब झूठ है, मोहित और मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह वीडियो अभिषेक ने अपने डर और शक के कारण बनाया होगा। लेकिन पुलिस को पायल की बातों पर भरोसा नहीं था। मोहित चौहान अब भी फरार था। पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली और पाया कि वह हत्या की रात किसी अज्ञात नंबर से पायल को कई बार कॉल कर चुका था। आखिरी कॉल रात 10 बजे हुई थी। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया और पाया कि वह सिम भोपाल में ही खरीदी गई थी, लेकिन नकली दस्तावेजों पर रजिस्टर्ड थी। इस बीच पुलिस को अभिषेक के गार्ड मनोहर सिंह की गवाही पर भी शक हुआ। गार्ड ने पहले कहा था कि उसने बहस की आवाज़ सुनी थी, लेकिन अब कह रहा था, मैंने कुछ देखा नहीं, मैंने सिर्फ आवाज़ें सुनी थी। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मनोहर ने स्वीकार किया, साहब सच्चाई यह है कि उस रात मैंने एक आदमी को घर से निकलते देखा था। वह मोहित था।
लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने उसका नाम लिया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। गार्ड की गवाही के बाद पुलिस ने मोहित की लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की। आखिरकार पुलिस को जानकारी मिली कि मोहित इंदौर में छुपा हुआ है। एक टीम तुरंत इंदौर रवाना हुई। क्या पुलिस मोहित को पकड़ पाएगी? क्या वह इस मर्डर का असली गुनहगार है, या पायल और अभिषेक के रिश्ते में कोई ऐसा राज छुपा है जो अभी तक सामने नहीं आया? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे कहानी में। भोपाल पुलिस ने इंदौर के एक पुराने लॉज में छिपे हुए मोहित चौहान को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। मोहित बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसे भोपाल लाकर जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने एक ऐसा सच उजागर किया जिसने पूरे केस को और रहस्यमय बना दिया। पुलिस ने जब मोहित से पूछा, अभिषेक की हत्या में तुम्हारा क्या हाथ है? मोहित ने पहले तो सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब पुलिस ने गार्ड और पायल के कॉल रिकॉर्ड्स का सबूत दिखाया तो वह टूट गया। उसने कहा, साहेब, मैंने अभिषेक को नहीं मारा, लेकिन मैं उस रात वहां था। मोहित ने बताया कि अभिषेक ने उसे रात को मिलने के लिए बुलाया था। अभिषेक ने कहा था कि वह मुझे नौकरी पर वापस रखना चाहता है। मैंने उसे भरोसे में लेने के लिए घर पर आने की हामी भर दी, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो उसने मुझ पर पैसे की चोरी का इल्ज़ाम दोबारा लगा दिया। मोहित ने आगे कहा, मैं बहस के बाद घर से चला गया। मैं जानता था कि अगर मैंने पायल को इस बारे में बताया तो वह मेरी मदद कर सकती है, इसीलिए मैंने उसे कॉल किया। मोहित के बयान ने पुलिस को चौंका दिया। उसने यह भी कबूल किया कि वह और पायल पिछले 1 साल से संपर्क में थे। पायल और मैं अच्छे दोस्त थे, लेकिन हमारी बातों को गलत तरीके से समझा गया। मोहित के बयान से ऐसा लग रहा था कि वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को अब शक हो रहा था कि पायल और मोहित ने मिलकर हत्या की साजिश रची होगी। इस बीच पुलिस ने एक और सीसीटीवी फुटेज खंगाला। इस फुटेज में रात 11:30 बजे एक दूसरी कार अभिषेक के घर के पास खड़ी दिखी। कार का ड्राइवर बाहर नहीं निकला, लेकिन कार थोड़ी देर बाद चली गई। इस कार का नंबर ट्रेस किया गया, जो राघव मेहता नाम के व्यक्ति के नाम पर था। राघव मेहता अभिषेक का करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर था। पुलिस को पता चला कि राघव और अभिषेक के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव चल रहा था। तनाव की वजह एक बड़ी प्रॉपर्टी डील थी। राघव ने पुलिस को बताया, मैं उस रात अभिषेक से मिलने गया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि घर की लाइटें बंद थी। मुझे लगा कि वह सो चुका है, इसीलिए मैं लौट गया। तलाशी के दौरान पुलिस को अभिषेक की एक निजी डायरी मिली। डायरी में लिखे नोट से पता चला कि अभिषेक को अपनी पत्नी और दोस्तों पर शक था। पायल और मोहित के बीच कुछ चल रहा है। राघव भी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। मुझे इन सब पर भरोसा नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो इन लोगों से सवाल जरूर करना। जब पुलिस ने पायल से मोहित और राघव के बारे में सवाल किए तो वह घबरा गई। पहले उसने कहा कि उसे इन बातों की जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर उसने माना कि मोहित अक्सर अभिषेक से मिलने आता था। पायल ने कहा, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मुझे नहीं पता कि अभिषेक ने क्यों मुझ पर और मेरे दोस्तों पर शक किया। अब पुलिस के पास 3 संदिग्ध थे। पहला, मोहित, जिसने उस रात घर के अंदर रहने की बात कबूल की। दूसरा, राघव, जो आधी रात को अभिषेक के घर आया था। तीसरा, पायल, जो हर बार अपना बयान बदल रही थी। लेकिन इन तीनों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। क्या पुलिस सही गुनहगार को पकड़ पाएगी? क्या पायल और मोहित सच छुपा रहे हैं, या राघव इस मर्डर में मुख्य भूमिका निभा रहा है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे कहानी में। पुलिस अब तक अभिषेक शर्मा की हत्या के मामले में 3 मुख्य संदिग्धों पायल, मोहित और राघव पर फोकस कर रही थी, लेकिन कोई भी ठोस सबूत सामने नहीं आ रहा था। केस जैसे एक गहरे कुएं में उलझा हुआ था। इसी बीच फोरेंसिक टीम ने एक ऐसा सबूत ढूंढ निकाला जिसने इस मामले को एक और चौंकाने वाली दिशा में मोड़ दिया। अभिषेक के घर के ड्राइंग रूम की जांच करते हुए फोरेंसिक टीम ने
दीवार के कोने पर खून का एक सूखा हुआ धब्बा पाया। यह धब्बा पहले किसी की नज़र में नहीं आया था। पुलिस ने तुरंत उस खून का सैंपल लिया और लैब भेजा। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ने साबित किया कि खून का यह धब्बा अभिषेक का नहीं बल्कि किसी और का था। रिपोर्ट के साथ ही पुलिस ने संदिग्धों के खून के सैंपल लिए, लेकिन मोहित, पायल और राघव में से किसी का खून उस धब्बे से मेल नहीं खाता था। यह देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। अब सवाल यह था, अगर यह खून किसी संदिग्ध का नहीं है तो यह किसका हो सकता है? क्या इस मर्डर में कोई चौथा शख्स भी शामिल है? इस बीच पुलिस ने गार्ड मनोहर सिंह को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया। मनोहर ने इस बार एक नई जानकारी दी। साहेब, उस रात मैंने एक और आदमी को घर के पास देखा था। वह एक अजनबी था, लेकिन उसने हुड पहन रखा था, इसीलिए चेहरा नहीं दिखा। पुलिस ने गार्ड से यह बात पहले क्यों नहीं पूछी, इस पर उसे फटकार लगाई, लेकिन गार्ड ने दावा किया कि वह डरा हुआ था और किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। गार्ड की गवाही के बाद पुलिस ने घर के आसपास का क्षेत्र दोबारा खंगाला। इस बार घर के पीछे झाड़ियों में एक लवारिस बैग मिला। बैग के अंदर एक चाकू और कुछ काले कपड़े थे। चाकू पर खून के निशान थे। पुलिस ने तुरंत चाकू को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। रिपोर्ट से यह साफ हुआ कि चाकू पर मिले खून के निशान अभिषेक के थे। अब पुलिस ने पायल पर दबाव बनाया, अगर तुमने सच नहीं बताया तो यह तुम्हारे खिलाफ जाएगा। पुलिस ने उसे चेतावनी दी। पायल ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि यह सब इतना बड़ा हो जाएगा। मोहित ने मुझसे कहा था कि वह अभिषेक को सिर्फ डराना चाहता है। यह बयान सुनते ही पुलिस चौंक गई। क्या पायल ने जानबूझकर मोहित की मदद की थी? जब पुलिस ने मोहित को पायल के बयान के बारे में बताया तो उसने अपना पुराना बयान बदलते हुए कहा, हाँ, मैं वहाँ गया था, लेकिन मैंने अभिषेक को नहीं मारा। जब मैं वहाँ से निकला तो कोई और घर के अंदर घुसा था। शायद वही असली कातिल है। मोहित की बात से यह साफ था कि इस मर्डर में कोई और शामिल था, जिसका पुलिस को अभी तक कोई पता नहीं था। अब पुलिस के पास 3 मुख्य सवाल थे। पहला, अजनबी आदमी कौन था जिसे गार्ड ने देखा? दूसरा, घर के पीछे मिले बैग में चाकू किसका था? तीसरा, पायल, मोहित और राघव की भूमिका क्या है? पुलिस ने अब तक जोड़े गए हर सुराग और सबूतों को जोड़ना शुरू कर दिया। क्या बैग में मिले चाकू का कनेक्शन असली कातिल से जुड़ेगा? और क्या पायल और मोहित ने मिलकर यह साजिश रची थी, या मामला किसी चौथे शख्स तक जाता है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे कहानी में। पुलिस ने जैसे जैसे सबूतों को जोड़ा, कहानी और उलझती चली गई। हत्या के असली कातिल का चेहरा अभी भी धुंधला था, लेकिन उसी वक्त पुलिस को एक ऐसा फोन कॉल मिला जिसने इस केस की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। 20 मार्च की सुबह भोपाल पुलिस स्टेशन में एक गुमनाम कॉल आया। कॉलर ने कहा, अगर आप अभिषेक की हत्या का सच जानना चाहते हैं तो राहुल वर्मा को पकड़िए, वह साजिश का मास्टरमाइंड है। राहुल वर्मा का नाम पहली बार इस केस में आया था। पुलिस ने कॉल ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कॉल करने वाले ने एक प्राइवेट नंबर से संपर्क किया था जिसे ट्रेस करना मुश्किल था। पुलिस ने जब राहुल के बारे में जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि वह एक बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था और अभिषेक का पुराना बिजनेस पार्टनर भी। दोनों ने मिलकर कई प्रोजेक्ट किए थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके रिश्ते खराब हो गए थे। वजह थी एक विवादित जमीन की डील। जांच में पता चला कि अभिषेक और राहुल के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि अभिषेक ने कुछ महीने पहले राहुल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस करने की धमकी दी थी। पुलिस ने राहुल को पूछताछ के लिए बुलाया। राहुल ने कहा, मैंने अभिषेक को मारा नहीं है। हाँ, हमारे बीच कुछ विवाद थे, लेकिन हत्या करने की मेरी कोई वजह नहीं है। जब राहुल को यह बताया गया कि उसके नाम पर गुमनाम फ़ोन कॉल आया है तो वह घबरा गया। उसने कहा, मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है, आप मुझ पर विश्वास करें। पुलिस को राहुल पर शक बढ़ गया, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने की वजह से
उसे छोड़ दिया गया। उसी शाम पुलिस ने गार्ड मनोहर सिंह से फिर पूछताछ की। जब उससे पूछा गया कि क्या उसने किसी नए आदमी को देखा था, तो उसने कहा, साहेब, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद वह आदमी थोड़ा लंबा था, लेकिन मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। गार्ड की बात ने पुलिस को और उलझा दिया। इस बीच पुलिस ने पायल को फिर से बुलाया। अब तक की जांच में पायल पर कई बार शक हो चुका था। इस बार पुलिस ने उससे सीधा सवाल किया, क्या तुम्हें राहुल वर्मा के बारे में कुछ पता है? पायल का चेहरा फक पड़ गया। उसने कुछ देर चुप्पी साधे रखी, फिर कहा, हाँ, राहुल ने एक बार मुझसे कहा था कि अभिषेक को सबक सिखाना होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा कुछ करेगा। पुलिस ने राहुल के फ़ोन रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि हत्या की रात राहुल ने अभिषेक के घर के पास मौजूद एक मोबाइल टावर से किसी को कॉल किया था। यह कॉल ठीक 10:45 पर की गई थी, लेकिन कॉल किसे की गई थी? पुलिस ने नंबर ट्रेस किया और पाया कि यह कॉल उसी गुमनाम नंबर पर थी जिससे पुलिस को सूचना दी गई थी। अब सवाल था, राहुल का हत्या की रात अभिषेक के घर के पास होना क्या साबित करता है? गुमनाम कॉल करने वाला व्यक्ति कौन है जो राहुल को फंसा रहा है? पायल और राहुल के बीच कितनी गहरी साजिश छुपी है? पुलिस के लिए अब केस के हर मोड़ पर नई चुनौतियां खड़ी हो रही थी। आगे क्या राहुल सच में मास्टरमाइंड है या वह किसी और की साजिश का शिकार हो रहा है? और वह गुमनाम कॉलर कौन है जो लगातार केस को उलझा रहा है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे कहानी में। राहुल वर्मा का शक गहराता जा रहा था, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थी। गुमनाम कॉल और राहुल की गतिविधियों ने मामले को और रहस्यमय बना दिया था। तभी पुलिस को एक ऐसा सबूत मिला जिसने पूरे केस को एक नई दिशा में मोड़ दिया। पुलिस ने गुमनाम कॉल को दोबारा ट्रेस करने की कोशिश की और इस बार सफलता मिली। कॉल का रिकॉर्ड रोहित सिंह नाम के व्यक्ति का मिला, जो अभिषेक के घर से करीब 5 किलोमीटर दूर एक कॉलोनी में रहता था। पुलिस तुरंत रोहित के घर पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान रोहित ने जो बताया वह चौंकाने वाला था। रोहित ने कहा, मैंने उस रात अपनी छत से देखी थी। अभिषेक के घर में एक आदमी घुसा और कुछ देर बाद भागते हुए निकला। मैंने राहुल वर्मा को उस आदमी के साथ देखा था। रोहित ने दावा किया कि उसने राहुल को एक काले हुड वाले आदमी के साथ देखा था। उसने कहा, राहुल और वह आदमी अभिषेक के घर के पीछे वाले गेट से बाहर निकले। उनके हाथ में एक बैग था। रोहित का बयान सुनकर पुलिस चौंक गई। बैग वही था जिसे पुलिस ने झाड़ियों से बरामद किया था। रोहित की गवाही ने केस को पूरी तरह से पलट दिया। अब पुलिस के सामने दो सवाल थे। पहला, राहुल के साथ वह अजनबी कौन था? दूसरा, क्या रोहित सच बोल रहा है या वह किसी के इशारे पर काम कर रहा है? पुलिस ने झाड़ियों में मिले बैग और कपड़ों पर फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया। रिपोर्ट ने एक और बड़ा राज खोला। कपड़ों पर मिली उंगलियों के निशान रोहित सिंह के थे। जब पुलिस ने यह बात रोहित को बताई तो उसने कहा, मैंने बैग नहीं रखा, मैंने बस उसे छुआ था जब वह झाड़ियों में पड़ा था। इस बीच पुलिस ने राहुल से फिर पूछताछ की। जब उससे पूछा गया कि वह हत्या की रात अभिषेक के घर के पास क्यों था, तो उसने कहा, मैं उससे मिलने गया था, वह मुझे पैसे देने वाला था, लेकिन जब मैं पहुंचा तो उसकी लाइटें बंद थी। मुझे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैं लौट गया। लेकिन राहुल के इस बयान ने पुलिस को संतुष्ट नहीं किया। पुलिस ने राहुल की कॉल रिकॉर्ड्स की दोबारा जांच की और पाया कि हत्या की रात उसने 3 अलग अलग नंबरों पर कॉल की थी। उनमें से एक नंबर अर्पित शुक्ला का था, जो एक स्थानीय गुंडा था और प्रॉपर्टी विवादों को सुलझाने के लिए कुख्यात था। पुलिस ने अर्पित को पकड़ने के लिए एक टीम भेजी। अर्पित का नाम सामने आते ही केस ने एक और बड़ा मोड़ ले लिया। अर्पित का नाम पहले भी कई मामलों में आ चुका था और वह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता था। पुलिस अब यह मान रही थी कि राहुल ने अर्पित की मदद से हत्या करवाई होगी।
लेकिन अभी सबूतों की कमी थी। अब पुलिस के सामने 3 मुख्य संदिग्ध थे। पहला, राहुल, जिसने गुमनाम कॉल और रोहित की गवाही में मुख्य भूमिका निभाई। दूसरा, अर्पित, जो हत्या की रात राहुल के संपर्क में था। तीसरा, रोहित, जिसकी गवाही में कई सवाल उठ रहे थे। क्या अर्पित ही असली कातिल है या यह सब राहुल की साजिश है? और रोहित की भूमिका कितनी संदिग्ध है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे कहानी में। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को यह साफ हो गया था कि इस मर्डर केस में कुछ बहुत ही गहरा राज छुपा था। हर मोड़ पर नए सबूत सामने आ रहे थे, लेकिन सच अभी तक पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ था। लेकिन अर्पित शुक्ला की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को जो जानकारी मिली, उसने पूरे केस का पजल फिट कर दिया। अर्पित शुक्ला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उससे कड़ी पूछताछ की। शुरू में अर्पित ने यह कहकर सब कुछ नकार दिया कि उसने किसी को नहीं मारा, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ ठोस सबूत पेश किए, जिनमें कॉल रिकॉर्ड और गवाहों की गवाही शामिल थी। अर्पित के चेहरे पर अब घबराहट साफ दिख रही थी। उसकी जुबान फिसल गई और उसने स्वीकार किया, हाँ, मैंने ही अभिषेक को मारा, लेकिन राहुल वर्मा ने मुझे इसके लिए पैसे दिए थे। वह चाहता था कि अभिषेक को सजा मिले, क्योंकि उसने उसकी ज़मीन की डील को चुपके से बदल दिया था। अर्पित ने यह भी बताया कि राहुल ने उसे एक बड़ी रकम देने का वादा किया था अगर वह अभिषेक को मारकर उसकी संपत्ति हथिया लेता। वह यह भी कहता है कि राहुल ने यह सब जानबूझकर किया ताकि वह अभिषेक के खिलाफ अपने खोए हुए पैसों की भरपाई कर सके। अब पुलिस को यह समझ में आया कि रोहित का गुमनाम कॉल करना भी एक साजिश का हिस्सा था। दरअसल रोहित और अर्पित दोनों के बीच कुछ गहरे संबंध थे। रोहित ने अर्पित से यह समझौता किया था कि वह राहुल को फंसाने के लिए पुलिस को गलत दिशा में ले जाएगा। रोहित का मकसद था अपनी जान बचाना, क्योंकि उसे डर था कि अगर सच्चाई सामने आई तो वह भी फंस सकता है। पायल और मोहित अब तक मामले से बाहर हो गए थे। हालांकि पायल ने हमेशा कहा था कि वह राहुल के साथ नहीं थी, लेकिन अब यह साफ हो गया कि वह सिर्फ एक साधारण खिलाड़ी थी जिसने अपने रिश्ते में आने वाली समस्याओं को झेला। मोहित भी अब तक अपनी ओर से कोई अपराध नहीं करता दिखा और उसकी स्थिति को लेकर कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिले। अर्पित ने यह भी बताया कि उसने अभिषेक को मारने के बाद उसकी लाश को उसी घर में छोड़ दिया और जल्दी ही वहां से भाग गया। वह डर गया था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, इसीलिए उसने यह सब छोड़ दिया। अर्पित की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहुल वर्मा को भी गिरफ्तार किया। हालांकि वह शुरू में सब कुछ नकारता रहा, लेकिन बाद में उसने भी अपने किए को स्वीकार किया और हत्या के लिए अर्पित से संपर्क करने की बात मानी। राहुल वर्मा और अर्पित शुक्ला को अंततः हत्या के आरोप में दोषी पाया गया। अदालत ने दोनों को उम्र भर की सजा सुनाई। वही पायल और मोहित को इस मामले में बरी कर दिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस प्रमाण नहीं थे। अधिकारियों ने इस मामले को हत्या का गवाह कौन के नाम से जाना, क्योंकि सबसे बड़ा गवाह वही था जो खुद एक धोखेबाज था। पुलिस ने अपनी पूरी टीम की मेहनत से इस जटिल मामले को सुलझाया और न्याय की प्रक्रिया को सही दिशा में मोड़ा। अंत में यह साबित हुआ कि कभी कभी गवाह वही होता है जिसे लोग सबसे कम समझते हैं। और एक छोटे से सुराग से शुरू हुई यह कहानी एक बड़ी सच्चाई तक पहुंचने में सफल रही। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह मर्डर मिस्ट्री कहानी? अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक जरूर करें, और यदि आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की मर्डर मिस्ट्री वाली कहानी आगे भी आपको मिलती रहेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। विदा लेते हैं आप सभी से। नमस्कार।